Hello friends, myself C. Sitaram Jangir. Welcome to our YouTube channel My Career Edu. कल हमने देखा था कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में क्या डिटेल होती है, उसमें कौन उसको ऑथराइज करता है एंड टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। तो जब प्रोस्पेक्ट आज हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो उसमें अगर कुछ मिस स्टेटमेंट हो, मतलब जो जिसने इश्यू किया है उसको उसने कंपनी के बिहाफ पे जो इश्यू किया है उसने अगर फ्रॉडुलेंटली कुछ उसमें गलत चीजें डाल दी हो जिस वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ हो, तो उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है के बारे में देखेंगे। लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी जो सेक्शन 34 में बताया गया है कि क्रिमिनल क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली तो कंडीशन है कि जो जिसने इश्यू किया है उसका माइंड में ही कुछ जो गिल्टी माइंड का होना चाहिए कि मेंस रिया, ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग है कि गिल्टी माइंड होना चाहिए। तो ये एक इसेंशियल कंडीशन है। तो जिसने इश्यू किया है उसने पहले से ही सोच रखा है कि हाँ, मैं इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड करूंगा, और वही वो कंडीशन क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए कंपलसरी है। तो अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है तो उसका क्या होगा, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, और जिसमें इस सीपीसी में जो सीपीसी 1973 जो भी प्रोविजन है वो उस पर एप्लीकेबल होंगे। और ऑफेंस इज रिगार्डेड कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, और जो ऑफेंस होगा वो अगेंस्ट द स्टेट मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑफेंस माना जाएगा, वो होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी में। क्रिमिनल लाइबिलिटी में और क्या होता है, वेर ए प्रोस्पेक्टस इश्यूड सर्कुलेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड includes any statement which is untrue or misleading, or where any inclusion or omission of any matter is likely to be mislead। जो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया है, इश्यू हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, उसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसा लिखा उसमें कि जो अनट्रू है और मिसलीडिंग है, मतलब शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर होते हैं उनको मिसलीड करने के इंटेंशन से उसमें वो स्टेटमेंट इंक्लूड किया है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी एप्लीकेबल होगी। एंड एवरी पर्सन हु ऑथोराइज द इश्यू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शेल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447। तो जो पर्सन ऑथोराइज है उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के लिए, तो वो ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447। 447 में अभी देखेंगे आगे अपन कि क्या क्या उसकी प्रोविजन है। 447 मतलब क्या उसको फाइन लगेगा और क्या क्या उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया, जेल वगैरह होगी, उसके बारे में देखेंगे अभी। एक होती है सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है कि लॉस होता है सिर्फ इन्वेस्टर को, लॉस या डैमेज, मतलब उसमें कुछ गिल्टी माइंड टाइप से कुछ नहीं रहता। हाँ, कुछ गलती से कुछ उसमें इश्यू हो गया होगा जो कि नहीं होना चाहिए था, उस वजह से अगर किसी इन्वेस्टर को लॉस हुआ है तो उस पर सिविल लाइबिलिटी स्टैब्लिश होती है, जो कि सेक्शन 35 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है। और सिविल लाइबिलिटी जहाँ होगी तो वहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ऑफेंस अगेंस्ट द काउंटर पार्टी, जिसको लॉस हुआ है उसी के अंदर उसी के अगेंस्ट में ऑफेंस उसको माना जाएगा। इसमें क्या होता है, वेयर ए पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द मिस स्टेटमेंट मेड इन द प्रोस्पेक्टस, इन एवरी पर्सन हु, मतलब किसी पर्सन ने जो प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट दिया है उसके बेस पे कुछ सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करी है, तो जो पर्सन जिसने वो स्टेटमेंट दिया है वो कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है जिसने वो स्टेटमेंट दिया है, या एंड हैज ऑथोराइज हिज नेम एज ए डायरेक्टर इन द कंपनी, और उसका नाम अपना ऑथोराइज करके रखा है। एंड ए प्रमोटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रमोटर हो सकता है जिसने वो स्टेटमेंट दिया है प्रोस्पेक्टस में। एंड हैज ऑथोराइज इश्यू प्रोस्पेक्टस, और उसने उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के लिए ऑथोराइज, और कोई भी पर्सन जो
उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के लिए ऑथोराइज्ड है। एंड इज एन एक्सपर्ट में क्या है, प्रमोटर या तो खुद हो सकता है या प्रमोटर ने किसी को ऑथोराइज करके रखा है, और डायरेक्टर खुद हो सकता है, डायरेक्टर ने किसी को ऑथराइज करके रखा है प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए। तो ये सब उसमें सिविल लाइबिलिटी में आ जाते हैं। और एक होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब जो थर्ड पार्टी होती है, उसने ओपिनियन दिया है कंपनी के बारे में कि कंपनी का कैसा क्या बिजनेस वगैरह कैसा है, उसका प्रॉफिट क्या है, क्या काम करती है, वो चीजें उसने बोली है। और उसका फ्यूचर फोरकास्टिंग दिया होगा कि हाँ कैसा उसका प्रॉफिट हो सकता है आगे। तो एक्सपर्ट शेल बी लायबल टू कंपनसेट द पर्सन हु हैज सस्टेन डैमेज और लॉस। ये तीनों पर्सन, डायरेक्टर, प्रमोटर, इन दोनों ने जो ऑथोराइज किया है वो, और एक्सपर्ट, ये तीनों पर्सन की सिविल लाइबिलिटी हो जाती है। अब कुछ कुछ केस ऐसे हैं जिनमें कि ये क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब अगर गलती करी भी है लेकिन उन्होंने कुछ प्रिवेंशन लिए हैं पहले से ही कि हाँ वो गलती स्टैब्लिश नहीं हुई, तो वो कौन से हैं? वो है सेक्शन 34 का एक्सेप्शन और सेक्शन 35 का एक्सेप्शन। 34 का एक्सेप्शन क्या है? क्रिमिनल लाइबिलिटी कब एप्लीकेबल नहीं होगी? जब इफ ही प्रूव, जो जो पर्सन है जिसके कारण गलती से मिस स्टेटमेंट उसने किया है, वो अगर प्रूव कर देता है कि सच स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमेटेरियल और देट ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव देट, मतलब जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो इमेटेरियल है, मतलब ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो। एंड ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव एंड डिड अप टू द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस बिलीव, उसको रीजनेबल ग्राउंड, बिलीव करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड है कि वो इमेटेरियल है, और जब तक प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ उस टाइम तक उसको रीजनेबल ग्राउंड था कि हाँ जो उसने इश्यू किया है, स्टेटमेंट दिया है, वो इमेटेरियल है। That the statement was true or the inclusion of omission was necessary, और उसको लग रहा था उस टाइम कि जो स्टेटमेंट उसने दिया है वो ट्रू है और उसका इंक्लूजन होना नेसेसरी था स्टेटमेंट में, तो वो ही और सी विल नॉट बी लाइबल अंडर सेक्शन 34 फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये उसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको एविडेंस, ये चीजें सारी बाई एविडेंस उसको प्रूव करना पड़ेगी। और सिविल लाइबिलिटी के लिए क्या एक्सेप्शन है? अबो मेंशन पर्सन शेल नॉट बी लाइबल इफ दे प्रूव। अबो मेंशन पर्सन कौन से? मतलब डायरेक्टर, प्रमोटर और उनके द्वारा ऑथोराइज पर्सन और एक्सपर्ट, ये तीनों अगर ये प्रूव कर दे कि आफ्टर कंसेंटिंग टू बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही विड्रॉ द कंसेंट बिफोर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस, मतलब उसने कंसेंट देने के बाद, कंपनी का डायरेक्टर बनने की कंसेंट देने के बाद, ही विड्रॉ द कंसेंट बिफोर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इश्यू होने से पहले उसने अपनी कंसेंट है वो विड्रॉ कर ली थी, तो प्रूव करना पड़ेगा, तो ही विल नॉट बी लाइबल और सिविल लाइबिलिटी। एंड प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज ऑथोरिटी, और उसकी ऑथोरिटी के बिना ही प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया वो, तो भी वो लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी। And prospectus was issued without his knowledge or consent, and that in becoming aware of the issue, he forthwith gave a reasonable public notice that it was issued without his knowledge or consent। मतलब प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद भी उसको पता लगा कि हाँ मैंने कुछ गलती करी है, उसमें स्टेटमेंट मैंने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे कि वो गलत, उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है और इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है, और प्रोस्पेक्टस उसकी नॉलेज के बिना इश्यू हुआ हो, एंड उसके प्रोस्पेक्टस इश्यू होने के बाद भी वो एक पब्लिक नोटिस दे दे विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन, ही फोर्थविथ गिव रीजनेबल पब्लिक नोटिस एंड इट वाज इश्यूड विदाउट हिज नॉलेज, कि वो बोल दे कि बिना मेरी नॉलेज के वो प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ है, तो ही और सी विल नॉट बी लाइबल अंडर सेक्शन 35। An statement made by the expert was genuine and valid, or he did not consent in writing for inclusion of his statement in the prospectus। और जो एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था वो जेन्यून है, और उसकी ऑथोराइज है, और उसने कंसेंट नहीं दिया था कि
और वैलिड था और उसने कंसेंट नहीं दिया था राइटिंग में कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो स्टेटमेंट है वो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर लो, फिर भी अगर कंपनी ने कर लिया तो फिर वो सिविल लाइबिलिटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी हमने जो गलती करी है उससे गलती पता हमने हमारी गलती हमको पता लगी तो हमने लोगों को बताया भी बाय पब्लिक नोटिस कि हाँ हमारे से ये गलती हुई है, तो ये उनको प्रूव करना पड़ेगा, तो वो फिर लाइबल नहीं होंगे। अब अभी अपन ने देखा था कि क्रिमिनल लाइबिलिटी में सेक्शन 447 की जो पेनल्टी है वो लगेगी, तो 447 की पेनल्टी क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। 447 ये एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट पेनल्टी है जो कि कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, और ये इसमें ही नहीं और भी जगह एप्लीकेबल होती है। फ्रॉड, अब क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी मतलब गिल्टी माइंड तो होगा उसका, मतलब फ्रॉड का इंटेंशन तो होगा। अब फ्रॉड अगर लेस देन 10 लाख रुपीज का हुआ है और 1% ऑफ टर्न ओवर विच एवरेज लॉस, कंपनी का जो टर्नओवर है उसका 1% विच एवरेज लेस, इन दोनों में जो भी होगा तो फाइन लगेगा 50 लाख रुपए तक का और इम्प्रिजनमेंट होगा 5 साल तक की, मतलब 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल, इन दोनों में से एक चीज होगी, और मतलब दोनों में से एक चीज होगा इसमें। एंड फ्रॉड ऑफ इक्वल टू और मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा का अगर फ्रॉड हो गया होगा और 1% ऑफ टर्न ओवर विच एवरेज लेस, दोनों में जो भी कम हो, तो उस केस में फाइन लगेगा। मिनिमम मिनिमम फाइन और मैक्सिमम फाइन दो चीजें हैं। मिनिमम फाइन लगेगा जितना फ्रॉड हुआ है, मतलब 10 लाख से ज्यादा 15 लाख का अगर हुआ है तो 15 लाख का फाइन लगेगा उसको जिसने मिस स्टेटमेंट दिया है। एंड मैक्सिमम अमाउंट ना फ्रॉड हुआ है उसका 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना। एंड इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 10 ईयर, और 10 साल तक इसको जेल भी हो सकती है। एंड मतलब ये दोनों चीजें होंगी, मतलब गिल्टी माइंड का मतलब हुआ कि उसने पहले से ही दिमाग में कर रखा था कि मैं फ्रॉड करूंगा, अगर फ्रॉड पकड़ा गया तो भैया तुम फाइन भरो जितना फ्रॉड हुआ उतना कम से कम या उसका 3 गुना, और जेल भी जाओ कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल। एंड अगर फ्रॉड है वो इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब पब्लिक एट लार्ज, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है उसकी वजह से, तो मिनिमम फाइन लगेगा अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जितना फ्रॉड हुआ है 25 हो गया तो उतना अमाउंट मिनिमम फाइन लगेगा, भरना पड़ेगा। और मैक्सिमम फाइन होगा जितना फ्रॉड हो उसका 3 टाइम्स। एंड इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 साल की, मतलब पब्लिक को अगर नुकसान हुआ है तो 3 साल की मिनिमम जेल तो लगेगी, मैक्सिमम 10 साल भी हो सकती है। इसीलिए ये प्रोविजन इसके इतने खतरनाक कर रखे हैं कि कोई पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करे। उसके बाद सेक्शन 28 में पहले क्या होता है, जैसे प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर इश्यू करती है इन्वेस्टर को, मेंबर, तो मेंबर जब इन्वेस्टर को इश्यू का तो वो कंपनी के मेंबर बन गए। अब मेंबर कोई भी बन सकता है, या तो इंडिविजुअल बन सकता है या बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर ले सकती है, तो वो भी मेंबर बन गई। तो जब वो मेंबर है वो अगर उनको लगे कि हाँ मुझे शेयर मेरे बेचने हैं, सेल करने हैं, तो वो भी ऑफर फॉर सेल कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 28 के अंडर आता है। इसमें क्या लिखा है, मेंबर ऑफ द कंपनी इन कंसल्टेंसी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसको कंसल्ट करना पड़ेगा कंपनी के कि मेरी ये शेयर है, मुझे ये शेयर सेल करने हैं। कैन ऑफर द होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर टू द पब्लिक, या तो पूरे शेयर उसको वो सेल कर सकता है या फिर उसके कुछ पार्ट अमाउंट, मतलब 1 लाख अगर शेयर है तो या तो पूरे वो पब्लिक ऑफर कर सकता है होल्डिंग अपनी, या उसमें से 50% या 70% जितना वो चाहे वो शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकता है। अब ये जो ऑफर होगा कंपनी का मेंबर की तरफ से ऑफर होगा, डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर ऑफ सेल टू द पब्लिक इज मेड सेल बी डीम टू बी प्रोस्पेक्टस, तो ये डीम टू बी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने इश्यू किया है, मतलब किया मेंबर के बिहाफ पे है बट कंपनी
ने इश्यू किया है ऐसा माना जाएगा, तो डीम टू बी प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। एंड ऑल laws and rules in this case as the content of the prospectus shall apply as if this is a prospectus issued by the company। जब कंपनी इश्यू कर रही है तो ऐसा मान डीम प्रोस्पेक्टस तो हो ही गया। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी जब इश्यू करती है शेयर प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एप्लीकेबल होंगे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस पे भी एप्लीकेबल होंगे, मतलब वो सारे प्रोविजन कंपनी को फॉलो करना पड़ेंगे। And the section lays that the members were individual or body corporate, जब इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट और बोथ, या तो इंडिविजुअल अकेला या बॉडी कॉर्पोरेट अकेली या दोनों, whose share are proposed to be offered to the public, जिनके शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर होने वाले हैं, सेल कलेक्टिवली ऑथोराइज द कंपनी, वो दोनों मिलके कंपनी को ऑथोराइज करेंगे। whose share were offered for sale to the public, जिन जिनके शेयर पब्लिक को ऑफर होने वाले हैं वो कंपनी को ऑथोराइज करेंगे। या तो अकेला एक अगर मेंबर है तो वो अकेला ऑथोराइज करेगा, और दो या दो से ज्यादा है मेंबर है तो वो सब मिलके कलेक्टिवली ऑथोराइज करेंगे टू टेक ऑल द एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफर ऑफ शेयर फॉर एंड ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ पे कंपनी को ऑथोराइज करेंगे आप सारे एक्शन लीजिए। एंड दे शेल रिइंबर्स द कंपनी, और कंपनी को जो भी इशू करने के लिए जो एक्सपेंडिचर आएगा उनको, वो जो मेंबर है उनको रिएम्बर्समेंट करना पड़ेगा कंपनी को। ऑल एक्सपेंडिचर इनकम्ड बाय इट ऑन दिस मैटर, इस मैटर में जो भी खर्चा हुआ है वो कंपनी को रिएम्बर्समेंट करना पड़ेगा। एक सेक्शन है 36 जिसमें बोला है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। देखिए सेक्शन, फ्रॉडुलेंटली कुछ अगर किसी पर्सन को बोले कि तुम उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो, ओके, तो उसका क्या पनिशमेंट है वो सेक्शन 36 में बोला है कि 36 सेक्शन 36 प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन हु फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस पर्सन टू इन्वेस्ट मनी बाय मेकिंग स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, मतलब उसने स्टेटमेंट दिया कि हाँ तुम उस कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करो, और उसको पता है कि जो स्टेटमेंट दिया वो फॉल्स है, डिसेप्टिव है एंड मिसलीडिंग, और डेलिबरेटली कंसीलिंग एनी मटेरियल फैक्ट, जानबूझकर कुछ मटेरियल फैक्ट उससे छुपाया गया है, तो ही विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर फ्रॉड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अंडर सेक्शन 447, जो अभी अपन ने पढ़ा था 447, जो कि 10 लाख से कम है तो 50 साल का जुर्माना लगेगा, और 5 साल की जेल हो सकती है, दोनों में से एक। 10 लाख से ज़्यादा है तो जितना फ्रॉड हुआ है उतना जुर्माना, और उसके या 3 गुना उसका जुर्माना मैक्सिमम, और जेल 10 साल तक की, मैक्सिमम 10 साल तक की जेल। ये चीज़ें भी इसमें एप्लीकेबल होगी। मतलब आप इसका क्या मीनिंग हुआ कि गलती से, मतलब किसी को जो इन्वेस्टर है उसका जानबूझ के आप उसको मत बोलिए, आपको पता है कि यहाँ कंपनी में नुकसान, उसको अगर इन्वेस्ट करेगा तो नुकसान होने वाला है, तो उसको न तो उसको बोलिए कुछ, और मटेरियल फैक्ट उसको बता दीजिए, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको बता दीजिए, तो ताकि उसको नुकसान नहीं हो। तो आज हमने देखा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर प्रोस्पेक्टस में होता है तो क्या क्या लाइबिलिटी है, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, और सेक्शन 447 में क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपनी एक्ट का। एंड अगर मेंबर कोई शेयर सेल करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, और अगर फ्रॉडुलेंटली किसी को मनी इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है, इंड्यूस किया गया किसी पर्सन को, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, वो भी 447 की जो पेनल्टी है वो पे एप्लीकेबल होगी, वो उस पर लग जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, होप यू एंजॉय द सेशन। If you enjoy the session, please subscribe, like, comment, and share video to all your near and dear ones. Thank you very much.